स्टोरी की शुरुआत में हमें एक खून से भरा कमरा दिखाया जाता है। उस कमरे के कोने में एक लड़की किसी को इंट्रोगेट कर रही होती है। वो कहती है, आखिर वो कहाँ है। वो लड़का जिसे वो इंट्रोगेट कर रही होती है बहुत ही घायल था। वो फिर कहती है, मैंने तुमसे सवाल किया है। वो अपनी तलवार उसके सामने लगाकर रखे हुई थी, फिर भी वो लड़का उसे कुछ नहीं बोल रहा था। वो लड़का बहुत ही बुरे कंडीशन में उसके सामने पड़ा हुआ था। सिर्फ उस लड़की को वो घूरे जा रहा था। वो लड़का मन ही मन सोचता है, किसे पता था आखिर ये औरत स्वॉर्ड सुप्रीम की डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसाइपल है, जो कि इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो 100 से भी ज़्यादा डिमोनिक ह्यूमंस को एक ही अटैक में मार दे। और इसका नाम डिवाइन ब्लेड सियोल हा है। वो इंसान जिसने पूरे के पूरे डिमोनिक ह्यूमंस को मार दिया था, और ये वही औरत है जिसने द हेवनली डीमन को भी मारा था, जिसने द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन वॉर को भी स्टार्ट किया था। सॉल उस लड़के को, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसे कॉलर से पकड़कर बोलती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम जानते हो बाकी बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ छुपे हैं। सॉल उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहती है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट महसूस हो रहा है तो मुझे बताओ आखिर वो कहाँ छुपे हैं। एमसी मनी मन सोचता है कि मुझे पता है वो कहाँ छुपे हैं, और मैं बताना चाहता भी हूँ पर नहीं बता सकता क्योंकि मेरा वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है, मेरे दिल के ऊपर जो बाइंड है उसकी वजह से भी, क्योंकि मेरे दिल के ऊपर बहुत सारे डिमोनिक स्पेल्स स्क्रिप्चर्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसे कुछ भी बताता हूँ तो मैं मारा जाऊँगा। सियोल रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि तुम मर जाओ, पर अगर तुम मेरी यहाँ मदद करते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी जान बच जाए। और वो अब फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे बता दो आखिर वो कहाँ है। और उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। ये सोचता है कि ये सब उस नफरत की वजह से है, उन डिमोनिक ह्यूमंस के लिए जिनको वो मार नहीं पाई। जरूर ये सब उसी की वजह से है। मीटियोर ब्लेड जांग सियोन, इसका फियोंसे जिसको डिमोनिक ह्यूमंस ने किडनैप कर लिया था। ये सुनने में कितना बेकार लगता है कि एक औरत जो सारी दुनिया में इतनी स्ट्रांग है, वो एक इंसान के लिए रो रही है। इतना दुख सिर्फ एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा फनी है। और वो सियोल को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। या देखकर सियोल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको कॉलर से पकड़कर पीछे की ओर धकेल देती है। एमसी बुरी तरीके से पीछे की ओर लुढ़कते हुए गिर जाता है और सियोल गुस्से में कहती है कि अगर मुझे शुरू में ही पता होता कि तुम इस तरह के इंसान हो तो मैं तुम्हें उसी समय मार देती जब हम पहली बार मिले थे। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि अभी तक क्या हुआ है, बस रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया। एमसी सोचता है, हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे, मुझे याद भी नहीं है। फिर उसे याद आता है कि वो ज़रूर काफ़ी अलग होगा। उसे याद आता है कि बचपन में वो एक लड़की से मिला था जो कि उसे पोटैटो दे रही थी, पर वो उसे बुरी शक्ल बनाकर भगा दे। साथ ही वो सोचता है, आखिर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कब हो गई। मैं एक ऐसा धोखेबाज इंसान हूँ जिसने कई सारे लोगों को बिट्रे किया है डिमोनिक ह्यूमंस के साथ हाथ मिलाकर। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये मेरा कर्मा ही है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। सियोल बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। जब वो अपने आंसू पोंछकर पीछे देखती है तो वो देखती है कि एमसी अपने खून से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम गू यांग चियोन है। सियोल उसे कहती है, चियोन आखिर तुम क्या कर रहे हो। और अचानक एमसी के चेस्ट में जोर से दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके दिल में बंधे बाइंडिंग्स उसे रोक रही थी उसे मैसेज पहुंचाने से। और अचानक से वो खून की उल्टियां करना चालू कर देता है। और ये देखकर सियोल बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे पता था कि ये सब उस कर्ज की वजह से है जो उस पर डाला हुआ है। जो यौन अपने खून का इस्तेमाल करके ज़मीन पे कुछ लिखना चालू कर देता है और सोचता है कि मैं अगर इस कर्ज के कंडीशंस को तोड़ देता हूँ तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं मारा जाऊँगा। और ये सब हेवनली डीमंस की डीमन आर्ट की वजह से हो रहा है। उसके दिल के कर्ज की वजह से वो बार बार खून की उल्टियां कर रहा था और साथ ही वो अब अपना होश खो रहा था। सियोल उसके करीब आती है और कहती है, चियोन क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वो उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर अब चियोन को सही से सुनाई देना भी बंद हो गया था। सियोल उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है, तुम्हें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो दर्द को सहते हुए लिखता है कि अगर मैं तुम्हें बता सकता कि मुझे फंसाया गया है और मैं अपनी खुद की मर्जी से ये सब नहीं कर रहा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करती। सियोल चियोन का लिखा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है।
और जियोन आगे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ है जो मैं आगे देना चाहता हूँ, पर अब लगता है बहुत देर हो गई है। इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं निकलता। और आखिरी धमाके के साथ उसका दिल फट जाता है और जियोन पीछे गिरते हुए मारा जाता है। पर वो मरते मरते सोचता है, आखिर मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ी। उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ एक एली में बैठा हुआ था। उसकी बहन उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है कि ब्रदर, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है। वो सोचता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बड़े और छोटे रिग्रेट्स करे थे जिससे मैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। और हमें यहाँ दूसरी मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की बहुत सारे स्केलेटन्स के बीच में बैठी हुई थी और उसके पास वहाँ पर जियोन आ जाता है। उस लड़की की दोनों आंखें फूटी हुई थी। फिर वो लड़की कहती है, क्या ये तुम हो? पर मैं तुम्हें देख नहीं सकती। उस लड़की का वो हाल जियोन ने ही किया था। जिसके बाद हमें फिर प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल चियोन के पास फूट फूट कर रो रही होती है। उसके आंसू चियोन के चेहरे पर गिर रहे होते हैं। और फिर से हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर चियोन के चेहरे की तरफ एक हाथ बढ़ता है और वो कहती है, क्या तुम रो रहे हो या फिर ये केवल बारिश का पानी है? वो फिर समझ जाती है कि चियोन नहीं रो रहा है। वो फिर पूछती है, क्या चांद आ गया है? चियोन बोलता है, हाँ वो आ गया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है, इसका मतलब वो दोनों यहीं पर है। और वो बोलते ही वो अपना दम तोड़ देती है और इस तरीके से वो चियोन के ही हाथों में मारी गई थी। और फिर हमें नरेटर बताता है कि इस तरीके से गुगलैन का चुयोन, जिसने ऑर्थोडॉक्स फैशन के काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लैन में जन्म लिया था, वो एक ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की तरह जिया, बिट्रे करने से पहले और डिमोनिक ह्यूमन से हाथ मिलाने से पहले। डिमोनिक कल्ट द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक वॉर हार चुकी थी और चियोन को इस लड़ाई में कैदी की तरह टॉर्चर किया जाता था उसके मरने से पहले। और धीरे धीरे चियोन की आंखें बंद होती चली गई और वो हमेशा के लिए सो गया। और फिर उससे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है कि आलू ले लो, क्या तुम्हें आलू चाहिए? और अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने आप को अपने पास्ट में देखता है जब वो छोटा था और वो मार्केट में खड़ा था और सामने उसे एक छोटी लड़की आलू बेच रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है इन सब चीज़ों को देखकर। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैंने हेवनली डीमन के प्रॉमिस को तोड़ दिया था और मेरा दिल वहीं पर फट गया था और मैं सियोल की बाहों में ही मारा गया था। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। वो फिर अपना चेस्ट छू के बोलता है, मेरा दिल तो अभी नॉर्मली ही धड़क रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर चियोन अपने आप को देखता है और बोलता है, जिस तरीके से मेरे छोटे और साफ हाथ है, लगता है मैं अपने यंगर सेल्फ में पहुंच गया हूँ। क्या ये किसी तरीके का सपना है? क्योंकि अगर ये सपना है भी तो आखिर ये इस समय क्यों है जब मैं इससे मिला था? क्योंकि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो सियोल थी, जो कि उसे आलू बेचने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में आलू देख के उसे याद आता है कि पिछले बार उसने क्या किया था। उसने जोर से उसके हाथ में झटका देकर उस आलू को गिरा दिया था और फिर उसे कुचल दिया था, जिसे देखकर आसपास के लोग और वो लड़की बहुत ही हैरान हो गई थी। वो गुस्से में बोला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात बिल्कुल नहीं पता? फिर वो परेशान हो जाता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं कहा हो। इसलिए वो मुस्कुरा के कहता है कि देख के लगता है मुझे समझ में आ रहा है कि यह सपना किस तरीके का है। देख के लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स करे थे। सियोल निराश होते हुए आलू रखने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हें आलू नहीं चाहिए? तभी चियोन उस आलू को ले लेता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस आलू को एंजॉय करूँगा। और वो तभी उस आलू का बाइट ले लेता है और उस बेचारे का मुंह जलने लगता है। उसका चेहरा देखने लायक था और सियोल देख के हंसने। चियोन कहता है, ये सपना है, फिर भी इतना गर्म क्यों लग रहा है? और सियोल उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी और बोलती है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। तभी चियोन का बॉडीगार्ड उसे आवाज़ देते हुए वहाँ पर आता है। चियोन ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज था और उसका बॉडीगार्ड बोलता है, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चियोन सोचता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, पर इसका नाम क्या था? हाँ, इसका नाम मोयोन है। फिर मोयोन बोलता है, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत ही चिंता हो रही थी। फिर मोयोन देखता है कि उसका यंग मास्टर की जीभ जली हुई थी और उसे समझ में आता है कि ये सब उस आलू की वजह से हो रहा है। और फिर वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को चोट पहुँचाने की? और तभी चियोन उसे रोक देता है। मोयोन कंफ्यूज था पर चियोन उसे कहता है, हनी कुकी,
मुझे पता है तुम्हारे पास एक हनी कुकी है। मोयन कहता है पर ये आखिरी बची हुई है। चियोन जल्दी से उससे ले लेता है और वो सियोल को कुकी देता है और बोलता है ये लो। सियोल बहुत खुश होती है और बोलती है क्या तुम मुझे सच में ये दे रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे टेस्टी पोटैटो लिया और मेरे पास सिर्फ यही है तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। पर सियोल का चेहरा देखने लायक था। उसने कभी हनी कुकी नहीं खाया था, इसलिए उसके मुंह से पानी आ रहा था। सियोल के चेहरे पे खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो बोलती है मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया है। और तभी वहाँ पर किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वो लोग घूम के देखते हैं तो सियोल के ग्रैंडपा वहाँ पर भागते हुए आ रहे थे। सियोल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जाके वो अपने ग्रैंडपा को गले लगा लेती है। उसके ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? सियोल बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मेरा हाथ छोड़कर कहीं मत जाना। वो कहती है मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, मैंने एक पोटैटो भी भेज दिया। उससे ग्रैंडपा बोलते हैं पोटैटो ठीक है, पर तुम्हें क्या कहीं पर किसी तरीके की चोट लगी है? नहीं ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सियोल कहती है। और उसी समय चियोन उन दोनों को देखकर बहुत ही हैरान था। उसके पसीने छूट रहे थे और वो बोलता है ये इंसान। और फिर सियोल इशारा करके बताती है कि मैंने वो पोटैटो उसे दिया है, उसका नाम चियोन है। और जैसे उससे ग्रैंडपा उसे देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जल्दी से सियोल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए चियोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर सियोल बहुत ही डर जाती है और वो कहती है ग्रैंडपा मुझे आप ऐसे क्यों खींच रहे हो? और तभी वो चियोन के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं मेरी पोती को नहीं पता कि ये दुनिया कैसे काम करती है। उसने काफी ज्यादा बड़े यंग मास्टर को ऑफेंड कर बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। उसकी तरफ से मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ कि प्लीज आप उसे माफ कर दें। पर चियोन कहता है एल्डर ये बिल्कुल तरीके से ठीक है। उसके बाद मैं तो सियोल को थैंक्स कहना चाह रहा था। और फिर वो हाथ जोड़ते हुए कहता है मैं काफी ज्यादा भूखा था और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सियोल को क्योंकि उसने मुझे एक पोटैटो दिया खाने के लिए और मैंने उसे बहुत ही एंजॉय किया। और उसके बाद वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है मैं जिससे उसे रिपे कर सकता हूँ, ये हनी कुकी। अगर आपके लिए ये ठीक हो तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। और वो ग्रैंडपा उसे देखते रहते हैं और फिर वो जैसे ही वो मना करने वाले होते हैं तो सियोल उसकी तरफ बढ़ती है और बोलती है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। और उससे पहले कि सियोल उस कुकी को पकड़ पाती उसके ग्रैंडपा उसे उठाते हैं और भागने लगते हैं। और वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग इतनी प्रीशियस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं यंग मास्टर। चियोन ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है एल्डर एक मिनट रुक जाइए। और फिर वो एल्डर कहते हैं अगर आपको अभी भी किसी तरीके की गुस्सा है तो मैं सारी की सारी सजा अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। पर वो कहता है ये मेरा आंसर है। और उसके बाद वो हनी कुकी सियोल को दे देता है और उसे कहता है हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। कुकी पाने के बाद सियोल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे ग्रैंडपा उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे। और फिर वो मन में ही सोचते हैं ये लड़का लगता है सियोल ने उसे ढूंढ लिया है। और उसके बाद सियोल और उससे ग्रैंडपा वहां से निकल जाते हैं और चियोन चैन की सांस लेता है। ये देखकर मोयन चियोन से कहता है कि यंग मास्टर क्या आप किसी तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? और फिर चियोन मन में सोचता है वो एल्डर वो एक ऐसे इंसान है कि जो अब तक मोरियम अलायंस के लीडर की पोजीशन को होल्ड करते थे और वो 3 सुप्रीम लीडर्स में से एक हैं जिनका डर और खतरा सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स अलायंस में फैला हुआ है, द स्वॉर्ड सुप्रीम वी ह्यूगन। और वो दूर से उस एल्डर को देखते हुए सोचता है आखिर ये स्वॉर्ड सुप्रीम यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो सोचता है भले ये सपना क्यों ना हो पर मैं मरते मरते बचा। और उसी वक्त सियोल उसे एक वार्म स्माइल देते हुए गुड बाय कहती है और वो वहां से चली जाती है। और फिर मोयन चियोन से कहता है यंग मास्टर अब हमें चलना चाहिए। और वो बोलता है चलो ठीक है वापस चलते हैं, अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी तरीके की रिग्रेट नहीं है, वो मन ही मन सोचता है। और अब समय हो गया है कि मुझे उठ जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है चियोन अपने घर पहुंच जाता है। मोयन उससे कहता है यंग मास्टर क्या हुआ? चियोन बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा था। वो सोचता है ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये सपना टूट क्यों नहीं रहा है और मैं उठ क्यों नहीं रहा हूँ। पर ये भी अगर किसी भी तरीके से कोई सपना नहीं है तो ये जरूर हेवनली डीमन के कर्ज से जुड़ा हुआ है। और वो सोच ही रहा था कि उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है मैं तो हैरान हूँ तुमसे यहाँ पर मिलकर। चियोन उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और वो जैसे उसकी तरफ देखता है वो लड़की आगे कहती है कि तुम यहाँ से भागने की बजाय यहीं पर आ गए जिस जगह पे आज क्लैन के हेड आने वाले हैं। उस लड़की का नाम फ्लेम स्वॉर्ड यू सियोन था जो कि चियोन की दूसरी बड़ी बहन है। और यही वो इंसान है जो बाकी सब लोगों में सबसे ज्यादा मुझे परेशान करती है। और शायद यही वजह है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि क्लैन के हेड आज यहाँ पर आने वाले हैं। चियोन ये सब सोचता है
वो लड़की फिर बोलती है, आखिर तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर कुछ बेकार करने की सोच रहे हो तो उसे यहाँ पर तुरंत ही खत्म कर दो, क्योंकि तुम यहाँ पर फंस चुके हो। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जियोन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना था। ये सुनकर वो कहती है, ये मैं उसके मुंह से सुन रही हूँ जो ऐसा कभी नहीं करता। आज से पहले तुमने यहाँ पर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। जियोन कहता है, हाँ ये मेरी गलती है, मैं बाद में क्लैन हेड से माफी मांग लूंगा। ये सुनकर योसियोन का चेहरा गुस्से से लाल लाल हो जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए जियोन को आवाज देती है। उससे निकलने वाला ऑरा बहुत ही पावरफुल था और वो पूरी जगह को गर्म कर रहा था। और जैसे वो अपना कदम बढ़ाने लगती है, ये देखकर सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं। योसियोन आगे कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर तुम इस बार यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक खेलने वाले हो, पर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम तुरंत यहाँ पर रुक जाओ। और वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहती है कि मुझे लगता है मुझे सच में तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है अगर तुम बेवकूफ की तरह यहाँ पर कुछ करने वाले हो तो। और तभी जियोन उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाओ, क्लैन हेड यहाँ पर आ चुके हैं। और उसी समय हमें एक घोड़ा दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बैठा हुआ था और वो वहां पर आते हुए बोलते हैं, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? वो वू क्लैन के हेड यानी पैट्रियार्क थे और जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं सभी लोग उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं। जियोन भी अपना सर झुका लेता है। ये देखकर पैट्रियार्क बहुत ही सरप्राइज थे और वो जियोन को ही देख रहे थे। जियोन को थोड़ा डर लगता है पर वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और वो पैट्रियार्क जियोन को घूरते रहते हैं और वो उसके बाद अपने मिनिस्टर को आवाज देते हैं। वो मिनिस्टर वहाँ पर तुरंत आ जाता है। वो मिनिस्टर से पूछते हैं, स्वॉर्ड यूनिट का क्या हुआ? मिनिस्टर बोलता है कि स्वॉर्ड यूनिट के बारे में जो आपने कहा था, फर्स्ट स्वॉर्ड यूनिट यहाँ पर आने वाली है और फोर्थ स्वॉर्ड यूनिट को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। पैट्रियार्क कहते हैं, तो फोर्थ स्वॉर्ड यूनिट को बोल देना कि जल्दी करे और तुम लोग मेरे साथ आओ। सारे के सारे एल्डर्स पैट्रियार्क के साथ अंदर जाने लगते हैं और पीछे खड़ा जियोन सोचता है, मुझे नहीं पता ये सपना है या फिर हकीकत, लेकिन जिस तरह से वो मुझे घूर रहे थे मैं बहुत डर गया था। और उसी समय पैट्रियार्क रुक जाते हैं और वो पीछे घूम के कहते हैं कि थर्ड चाइल्ड, खाना खाने के बाद तुम मुझसे ऑफिस में आके मिलना। जियोन बहुत ही परेशान हो जाता है और वो मोयन से कहता है, क्या तुम्हारे पास किसी तरह के डाइजेस्टिव पिल्स है? और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग टेबल के पास बैठे हुए थे खाने के लिए और बहुत ही सुंदर तरीके से टेबल सजा हुआ था खाने से। और जियोन परेशान होते हुए कहता है कि वो मन ही मन सोचता है खाना खाने से भी बिल्कुल वैसा ही एटमोसफियर है। वो सोचता है, डैम इट, मैं तो कह भी नहीं सकता मैं कहाँ से कहाँ, होठों से या फिर नाक से। और ऊपर से मैं तो बहुत डरा हुआ क्योंकि पैट्रियार्क ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। वो बोलता है, क्या कोई एटमोसफियर को चेंज नहीं कर सकता? कम से कम कोई तो बोलो। और तभी पैट्रियार्क जियोन से पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुमने मार्शल आर्ट्स में कुछ अचीवमेंट्स करी है। वो कहती, हाँ मुझे थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिली है और कुछ ही समय पहले मैं थर्ड रेल में आ चुकी हूँ। ये सुनकर पैट्रियार्क कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में तुम काफी ज्यादा एडवांस हो, ये काफी ज्यादा अच्छा है और इसी तरह से मेहनत करती रहो। ये सुनकर जियोन भाव करते हुए उनका शुक्रिया करती है। चुयान भी मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, इसने इतनी कम उम्र में ही थर्ड रेल में अचीव कर लिया है। और ऐसा तो होना ही है, एक इंसान जिसे टैलेंट मिला हो और वो काफी ज्यादा मेहनत करे तो फल मिलेगा ही। और इन सब के अलावा वो जियोन को देखते हुए सोचता है, इसे मुस्कुराना भी आता है। वो मुस्कुराते हुए काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और तभी जियोन को देख लेती है और बहुत ही बुरा सा मुंह बनाती है। फिर जियोन सोचता है, अभी भी मैंने जो कहा है मैं उसे वापस लेता हूँ। और उसके बाद पैट्रियार्क जियोन का नाम लेते हैं और वो खाने वाला होता है कि रुक जाता है। और वो कहते हैं कि तुम फिर से बिना किसी को बताए स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे। वो कहता है, हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए गया था। ये सुनकर पैट्रियार्क चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो खड़े होकर बोलते हैं, मैं सबसे पहले उठ चुका हूँ इसलिए तुम लोग भी अपना खाना जल्दी खत्म करो। ये सुनकर जियोन सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है, लगता है ये यहाँ पर कुछ कहना वाले हैं। वो सोचता है, पैट्रियार्क ने मुझे कहा था कि खाने के बाद वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो लगता है ये इसी बारे में है। और तभी एक सर्वेंट जियोन के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि क्लैन हेड ने कहा है आज रात आप आराम करो और उनके रूम में कल जाना। ये सुनकर जियोन थोड़ा सरप्राइज था और सोचता आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हमें जियोन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो खिड़की के पास बैठे हुए आसमान की तरफ देख रहा था और वो आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था, अगर ये सपना होता तो मुझे अभी तक उड़ जाना चाहिए था, पर ये कोई सपना नहीं है और मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। इस सिचुएशन के बारे में आज तक मैंने कभी नहीं सुना। और फिर वो गुस्से में अपने मुक्के को पटकते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं हेवनली डिमन को सबसे पहले जाके मार सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक बेकार सा स्टेटमेंट है जो मैं गुस्से में आके कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आखिर एक हेवनली डिमन को कैसे मार सकता हूँ जो कि 3 सुप्रीम्स को भी मार चुका है, जिनको कहा जाता है कि वो हेवन से भी ऊपर है। अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचूं तो मैं एक बेकार से डिमोनिक ह्यूमन बनकर जी रहा था। असल में मैं हेवनली डिमन के नीचे था।
जिससे मैं सरवाइव कर सकूं। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि मैंने कई सारे रिग्रेट्स करे थे और मेरी पिछली ज़िंदगी पूरी तरीके से रिग्रेट से ही भरी हुई थी। और उसी चीज़ ने मुझे ये समझने में मदद करी है, अगर सच में मुझे दूसरी चांस मिली है तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है वैसे भी वो हेवनली डीमन सियोल के हाथों से वो मारा जाएगा और डिमोनिक कल्ट इसके साथ ही गायब हो जाएगा। और जब तक सारी चीज़ें ठीक है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जीनी चाहिए और जो मैं कर सकता हूँ मुझे केवल वही करना चाहिए। वो सोचता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करूँगा, मैं वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करूँगा जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में करी हैं। और उसके बाद वो कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है। वो अपने पूरे बॉडी में अपने इंटरनल एनर्जी को फ्लो करता है और वो चेक करता है कि आखिर उससे बॉडी में कितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है। और वो सक्सेसफुली अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। और वो उसको देख कर थोड़ा हैरान था। वो सोचता है मैंने अपनी पूरी बॉडी चेक कर ली पर मेरे बॉडी में इतनी सी इंटरनल एनर्जी है। ये कितना बेकार है कि मेरे बॉडी में इतनी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी है। अगर मैं अपनी बहन के साथ अपने आप को कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इनक्रेडिबल है। और इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भले ही मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है लेकिन वो थर्ड रेल में पहुंच चुकी है। पर फिर भी ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उस कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ जो गूकलैंड के एंसेस्टर्स पीछे छोड़ के गए हैं, द गूक फ्लेम व्हील आर्ट। इसमें मुझे धीरे धीरे करके कल्टीवेट करना पड़ेगा, जैसे कि कोई फूल खिल रहा हो। और जैसे मैं 4th रेल में पहुंच जाऊंगा मैं अपने अंदर की फ्लेम्स को इंटरनल एनर्जी की मदद से बाहर निकाल सकता हूँ। और जब मैं 7th स्टार में पहुंच जाऊंगा मैं अपने बॉडी पर फ्लेम्स को रैप कर सकता हूँ। पर अभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार से एक सिंगल रेल में हूँ। चुयन कल्टीवेट करते हुए सोचता है कि मुझे मेरे अंदर की जितनी भी इंटरनल एनर्जी है उससे जितना हो सके उतना गैदर करने की ज़रूरत है। और उसे मुझे तब तक पॉलिश करना होगा जब तक मैं 2nd रेल में ना पहुंच जाऊं। और अगर मैं एक आराम भरी ज़िंदगी चाहता हूं जो मेरे पास्ट लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे अपने आप को रोकना होगा उन डिमोनिक ह्यूमंस की पावर्स को बोरो करने से। और इसके लिए मुझे अपने खुद के अंदर की एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है। च्यून काफ़ी देर तक कल्टीवेट करता रहता है और इसी तरह वो काफ़ी देर तक मेडिटेशन कर रहा था और उसे इस तरीके से मेडिटेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और आखिर में उसके पास जितनी भी इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और इस सब की वजह से वो पसीना पसीना हो गया था और वो कहता है मैंने अगर एक और बार इस तरह करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और अभी जो मेरी बॉडी की एबिलिटीज़ है उसमें इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर मैं इसी तरह कोशिश करता रहा तो साहब मुझे एनर्जी डिफिशिएंट हो सकता है। और अचानक से उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वो कहता है फिर भी मुझे कुछ तो रिजल्ट्स मिले हैं। उसकी जो एनर्जी होती है वो पहले से बढ़ चुकी थी। वो कहता है भले ये अर्ली स्टेज है पर मैं 2nd रेल में पहुंच चुका हूँ और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना होगा, एक एक करके कदम बढ़ाकर। और ऐसा नहीं है कि मेरी ये पास्ट लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चांस है और अब से मुझे काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और मुझे कोई भी बेकार काम नहीं करना है जिससे फ्यूचर में मेरा इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाए। फिर अगली सुबह चिड़ियों की चिलचिलाहट के साथ होती है और चिड़ियों काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना होते हुए कहता है कि आखिर इस चीज़ का सेंस कैसे बन सकता है कि मेरी बॉडी इतना ज़्यादा दर्द कर रही है, वो भी इतनी थोड़ी सी ही ट्रेनिंग से। फिर वो तैयार हो जाता है और बोलता है ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने अभी तक थोड़ी सी भी ट्रेनिंग नहीं करी थी, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे दोपहर में क्लैनेट के रूम में भी जाना है, इसलिए तब तक मैं चलता हूँ और जाकर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। वो यह सोचकर जैसे दरवाज़ा खोलता है उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि वो और कोई नहीं सियोल थी जो घूर घूर कर बड़ी बड़ी आंखों से जियोन को ही देख रही थी और कहती है हम दोनों फिर से मिल गए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आसमान की तरफ देख रहा था और वो कहता है क्या ये तारा है, क्योंकि आसमान अजीब तरीके से टूटना शुरू हो गया था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो कहते हैं ये बिल्कुल भी तारा नहीं है क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा तारा कभी नहीं देखा। और जैसे वो क्रैक बढ़ता है उसके अंदर से एक बड़ी सी आंख दिखती है जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं एक दिन आसमान से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स नीचे आ गए जिन्होंने पूरी धरती पर रैम्पेज बचाना चालू कर दिया था और हर जगह तबाही कर रहे थे। इसके अलावा उस जगह को डीमन रेल में जाना जाता है, इसलिए सभी सेक्ट्स कोशिश करते हैं कि एक ऐसी टीम बनाए जो कि मॉन्स्टर से लड़ सके। उन्हें स्वॉर्ड्स यूनिट कहा जाता है। हर एक सेक्ट के पास ऐसा एक यूनिट होना जरूरी होता है और गू क्लैन के पास ऐसे 5 स्वॉर्ड यूनिट्स हैं। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसका नाम गू ही भी है, वो 5th स्वॉर्ड यूनिट की यूनिट कमांडर है और मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी उसके हार्स कमांड के अंदर बिताई थी। और उसके बाद मैं सियोल से फॉर्मली दूसरी बार मिला था, वो पोटैटो वाले इंसिडेंट के बाद।
और इस इंसिडेंट को लगभग आधा साल यानी 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में ले आता है जहाँ पर सियोल उससे गेट के सामने बैठी हुई थी, जो कि उससे कहती है कि हम लोग फिर से मिल गए। और चुयान उसे देखकर थोड़ी देर के लिए सरप्राइज रहता है और फिर वो अपने रूम में जाते हुए कहता है, मैं रात को लगता है कुछ ज़्यादा ही सो गया, इसलिए मुझे अजीब तरीके के सपने आ रहे हैं। ये देखकर सियोल उसे आवाज़ देती है और जल्दी से आकर उसके कपड़े पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ। और चुयान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि ये सपना नहीं था, वो सच में उसके घर पर है। और सियोल प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और वो उससे पहले अपनी बात पूरी कर पाती है, एक हाथ आकर उसके हाथ को झटका देता है। उसके ग्रैंडपा कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यंग मास्टर को इस तरीके से तुम बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकती। चुयान कंफ्यूज होते हुए सोचता है, अगर अभी अभी इन्होंने यहाँ पर ये क्या कहा। और ग्रैंडपा उनसे कहते हैं जल्दी से तुम इनसे माफी मांगो। सियोल चियोन से मांगने लग जाती है। चियान अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। फिर वो ग्रैंडपा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि मेरा नाम वीमन है और मैं क्लैन हेड के ग्रेटिट्यूड की वजह से आज से आपको सर्व करूंगा। ऐसा हो सकता है कि ये बूढ़ा आदमी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके तरीके से जितना हो सके उतना काम करूं। और ये सुनने के बाद चियान अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। क्या वीमन, इसका मतलब क्या ये ह्यूगन नहीं है। और इसके बाद सियोल बताती है कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ उसे यहाँ पर असिस्ट करेगी। और उसके बाद चुयान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, सर्व करना किसे, मुझे। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अगर ये क्लैन हेड का ऑर्डर है तो जरूर फादर ने इनसे कहा होगा, इसलिए वो उन लोगों से कहता है आप लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और साथ ही वो सोचता है, मैं शुरुआत में ही इस ज़िंदगी में फंस गया। और इसके बाद वो उन लोगों से कहता है, मुझे यंग मास्टर की बजाय आप लोग चियोन कह सकते हैं। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, जिसे सुनकर चियोन बुरी सी शक्ल बना लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ग्रैंडपा को झाड़ू लगाते हुए दिखाया जाता है और चियोन उनको देखकर कहता है कि यह सच में रियल झाड़ू है। जैसे उनका ध्यान चियोन की तरफ जाता है वो पीछे की तरफ देख मुस्कुराना चालू कर देते हैं। ये देखकर चियोन हिचकिचा जाता है और सोचता है कि ये चीज़ बिल्कुल तरीके से ठीक है और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ तो ये है। और फिर वो अपने साइड में देखता है जहाँ पर सियोल बहुत सारे कपड़े लेकर आ रही थी और उसके बगल में दो लड़कियां कह रही थी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर तुम इतने सारे कपड़े अकेले लेकर जाओ तो। लेकिन सियोल कहती है कि नहीं, सियोल ये सब कुछ कर सकती है। और उसके हाथ ये साफ साफ बता रहे थे कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन वो जिद करती कि नहीं, सियोल ये सब कुछ खुद कर सकती है। और फिर उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो सारे कपड़ों को लेकर खुद गिर जाती है। और उसे गिर जाने के बाद उसकी बाल्टी उसी के सर पर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो रोना चालू कर देती है। ये देखकर जियोन कहता है, आखिर वो इतना ज़्यादा नासमझ कैसे हो सकती है। क्या वो माशाल्लाह टैलेंट जो इसके अंदर पहले से पॉजेस है, अगर ये मुमकिन भी है तो ये इतनी ज़्यादा क्लमजी कैसे हो गई। ये सब सोच सोच कर उसका सर चकराना चालू हो गया था। वो वहाँ से उठकर जाने लग जाता है और कहता है अब तो मेरा सिर दर्द कर रहा है। ये देखकर एक सर्वेंट कहती है कि यंग मास्टर आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। ये देखकर सियोल की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। ये देखकर चियोन थोड़ा कंफ्यूज उसी की तरफ देख रहा था और वो कहता है क्यों ना जाकर तुम पहले वो काम खत्म करो जो कि तुम कर रही थी। तो वो कहती है कि मुझसे कहा गया है कि जहाँ पर भी तुम जाओ मुझे तुम्हें फॉलो करना है। चियोन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा किसने कहा। वो बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ने। ये सुनकर चियोन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और फिर सोचता है कि चियोन मेरी डायरेक्ट सर्वेंट है तो ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा रूल इसके ऊपर इसलिए डाल दिया क्योंकि वो मुझसे डील नहीं करना चाहते थे, पर मैं अभी भी काफ़ी अच्छी क्लैन का एक अच्छा लड़का हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल तरीके से ठीक है कि जो मेरी पर्सनल सर्वेंट है वो डिसाइड करे कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे साथ साथ आए। पर जो शॉर्ट सुप्रीम है उनका प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है और वो ऐसी ही सोच रहा था। और सियोल उसके कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी और वो देखकर खुश हो जाती है और कहती हो गया। लेकिन सियोल को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसी चीज़ें कैसे करते हैं, क्योंकि सियोल ने चुने कपड़े पहले से और भी ज़्यादा बेकार कर दिए थे। और इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि फादर को इनकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता है या फिर उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स हो चुके हैं। और जियोन को खुद से अपने कपड़े ठीक करते हुए देखकर सियोल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो सोचता है कि उन्होंने कहा था मुझे आज उनके रूम में जाना है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से वहाँ चले जाना चाहिए। जियोन को वहाँ आता हुआ देखकर सियोल उसके पीछे करना चालू कर देती है और वो कहते हैं कि यंग मास्टर रुक जाइए। फिर वो पीछे घूमकर कहता है कि अब तुम क्या सोच रही हो कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम जो पहले यहाँ पर काम कर रही थी पहले उस पर ध्यान दो। ये सुनकर वो उदास हो जाती है और उसके आंख में आंसू आ गए थे और इसे देखकर ग्रैंडपा भी उसे नोटिस करते हैं। और जियन वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम पहले जो तुम काम करते हो उसे पूरे अच्छे तरीके से करना सीखो।
जब वो गेट से बाहर जाता है, सियोल अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। इसलिए वो उसे आवाज़ देकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रीट्स लेकर जाऊंगा, इसलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। और ये कहते ही चियोन वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर सियोल के चेहरे पर खुशी आ जाती है और सभी लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब ग्रैंडपा भी इस चीज़ को समझ चुके थे कि हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें चियोन को पेट्रिया के रूम के बाहर दिखाया जाता है। वो सोचता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में उनके इतने ज़्यादा करीब कभी नहीं आया था। मुझे ऐसा बिल्कुल याद नहीं कि हम लोगों ने पर्सनली कभी एक दूसरे से बात भी की हो। पर मैं आखिर इनसे यहाँ पर क्या कहूँगा। पर मैं बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आखिर अगर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है तो वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए आगे वो सोचता है कि सबसे पहले मैं सुनूंगा आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद मैं पूछूंगा आखिर उन्होंने सियोल को और उनके ग्रैंडपा को यहाँ पर क्यों रखा है। और सियोन यही सब सोच ही रहा था कि पैट्रियार्क वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो। ये सुनकर चियोन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। और उसे समझ आता है कि ये चीज़ उसने पैट्रियार्क से कहा। और फिर सीन जो चेंज होता है और हमें वो दोनों रूम के अंदर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और चियोन काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वो सोचता है आखिर उसे यहाँ पर क्या कहना चाहिए। पेट्रियार्क उससे पूछते हैं क्या तुम न्यू सर्वेंट से मिल चुके हो। जियोन जवाब देता है हाँ, आज सुबह ही मैंने उन लोगों को ग्रीट करी थी। पेट्रियार्क पूछते हैं कि तुम्हारा उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए ऐसे सर्वेंट्स रखे हैं जो कि मेरी सुविधा के लिए है। पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर पेट्रियार्क कहता है कि इन सब के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब समय आएगा मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। ये सुनकर जियोन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ये सुनकर वो सोचता है कि फादर ने जानबूझकर ये उन लोगों को सर्वेंट रखा है, सब कुछ जानने के बाद भी। इसके बाद वो उनसे आगे कहते हैं कि तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कल की यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर वो सोचता है कि ड्रैगन असेंबली है क्या। और फिर वो अपनी मेमोरीज में खो जाता है और ढूंढता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। और जैसे उसे सब कुछ याद आता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे इन चीज़ों का मतलब पता चल चुका था। और फिर सीन चेंज होता है और हमें चियोन का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ चियोन सियोन से कहता है कि मेरे गले को काट दो। ये सुनकर मुयान शॉक हो जाता है और बोलता है कि आप सच में ड्रैगन असेंबली में जाने से इतना डरते हैं। और फिर चियोन कहता है कि हाँ। और फिर हमें बताया जाता है कि ये असेंबली न्यू मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट होता है, जिसमें स्वॉर्ड यूनिट्स को चुना जाता है। ये इवेंट स्वॉर्ड यूनिट्स के लिए हर साल मनाया जाता है, जो कि ड्रैगन रेल्म के गेट के काफ़ी ज़्यादा करीब काम करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को गूगलैंड के लिए रिस्क में डालते हैं। और जो लोग इंजन के रेजिडेंटल होते हैं, ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि यूक्लैन की डायरेक्ट ब्लड लाइन होती हैं। इसलिए उन लोगों को ये इवेंट अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर सीन चेंज प्रेजेंट टाइम में आता है और चियन मुओन से कहता है कि मैं अगला तुरंत यहाँ पर काट दो। और फिर कहता है कि अगर मैं मारा जाऊँ तो वापस मुझे जाना ना पड़े। और फिर मुओन उसे स्कूल दिखाते हुए कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्लैन हेड तुम्हें खुद मार देंगे। इसके अलावा एल्डर ली भी है जो वहीं पर है। ये सुनकर चियोन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटेंगे अगर मैंने वहाँ से भागने की कोशिश भी करी तो। साथ ही वो परेशान होकर कहता है कि वो कौन हो सकता है। पर बाकी सारे एल्डर में से एल्डर ली काफ़ी ज़्यादा नेस्टी है। वो ये मानते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरी फैमिली में एक लौता सन हूँ, जो चीज़ मुझे पूरे क्लैन के प्रेस्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। और वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, पर वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। पर उन्हें जितना भी समय मिलता है वो मुझे सिखाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। पर इसके अलावा जो उनकी पनिशमेंट्स होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि मैं जितना भी हो सके मैं उतना अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि तो मेरे फादर खुद भी ज़्यादा इतना मुझे ध्यान नहीं देते हैं। और फिर वो खुद से कहता है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है कि मैंने उनके इतने ज़्यादा लेसन्स लेने के बाद भी इतना लूज़र निकला। और फिर मोयन उससे बताता है कि जैसे सब लोग तैयार हो जाएंगे वो वहाँ से निकल जाएंगे। और फिर सीन चेंज होता है। सियोल के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स खड़े थे और वो उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर चियान वहाँ पर आता है और कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम सब अभी तक तैयार नहीं हुई। और फिर वो सब कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग बस सियोल का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये सुनकर चियोन कहता है क्या सियोल ने फिर से किसी तरीके मुसीबत खड़ी कर दी है। और फिर सियोल जैसे सामने आती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये देखकर चियोन भी शौक हो गया था और उसके दिल में घंटियां बजना चालू हो गई थी और उसके गाल लाल लाल हो गए थे। और सियोल जल्दी से कूदकर
चियोन के पास आ जाती है और कहती है कि यंग मास्टर, सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ। ये सुनकर चियोन के दिल की धड़कन चालू हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो हिचकिचाना चालू कर देता है और साथ ही वो सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और सियोल जिस तरीके से अपने बालों को पीछे करने की कोशिश करती है, ऐसा लगता है कि वो अपने यंग मास्टर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा मासूम तरीके से कहती है कि आपको भी लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ। वो अपने यंग मास्टर से केवल अपनी तारीफ सुनना चाहती है, पर ये सुनने के बाद जियोन के गाल बिल्कुल एकदम लाल लाल हो जाते हैं और उसके कानों से धुआं निकल जाता है। और फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से निकलना है। फिर सियोल कहती है कि मैं सुंदर हूँ। फिर जियोन कहता नहीं, हमें जाना है, और वो सियोल का जवाब नहीं देता। और फिर सीन चेंज होता है और हमें कैरेज दिखाया जाता है जो कि बहुत स्पीड से चल रहा था और सियोल इस चीज़ को एंजॉय करते हुए कहती है कि काफ़ी ज़्यादा कूल है, ये कैरेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। बाकी सब सर्वेंट्स उससे पूछती क्या ये उसका पहली बार है जो वो राइड कर रही है। सियोल कहते कि हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने घोड़ों को सिर्फ खाने के लिए सोचा था, पर अब मुझे पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा तेज भागते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर चियोन मियोन से पूछता है कि इस बार ड्रैगन असेंबली कहाँ पर होने वाली है। वो बताता है कि वो हेवनली एक्सचेंज में होने वाली है। ये सुनकर वो सोचता है कि जो जिंगसिंग की सबसे मोस्ट फेमस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, लगता है इस बार एल्डर ली ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट यूज़ किया है, इसलिए मुआन उससे कहता है कि हमें वहाँ पर पहुँचने में लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आप क्यों ना एक नींद ले ले। ये सुनकर जियोन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रात में ट्रेनिंग करने की वजह से नहीं सो पाया था। और अंदर सियोल चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को ये बता रही थी कि आखिर घोड़े का मीट इतना ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है। और ये सब सुनकर जियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लग रहा था, इसलिए वो सियोल का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में कुकी भर देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, इसे खाओ। ये सुनकर वो भी डर जाती है, वह धीरे धीरे करके उसे चबाने लगती है और वो बिल्कुल किसी पीक की तरह उसे चबाई जा रही थी। और फिर जियोन वहाँ पर लेट जाता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति हो गई, अब मैं थोड़ी देर के लिए सो सकता हूँ। और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है वो काले अंधेरे में डूब जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।